सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन यानी सिंटा की मौजूदा क़यादत ने अदाकारा उपासना सिंह की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर अपना बाज़ाब्ता मौक़ूफ़ पेश किया है। मुंबई में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पूनम ढिल्लो और जनरल सेक्रेटरी पद्मिनी कोल्हापुरे के अलावा जया भट्टाचार्य, शिवा आकाशदीप साबिर, चंद्र प्रकाश ठाकुर समेत एसोसिएशन के कई सारे अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। सिंटा क़यादत ने कहा कि कुछ साबिक़ अरकान की जानिब से एक तरफ़ा और गलत बयानियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। क़यादत का कहना है कि सिंटा की 60 साला तारीख़ को चंद गलत बयानात से दागदार नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन ने वाज़ेह किया है कि फ़नकारों के हुकूक़, इज़्ज़त और फलाह व बहबूद का तहफ़्फ़ुज़ इसकी अव्वलीन तरजीह है और आइंदा भी वो इसी मकसद के लिए काम करती रहेगी। जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर रियाज अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। ये थे साइन। मैं नहीं चाहता कि मेरे साइन किए हुए चेक्स का नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाए। सो ओनली पर्सन जिसका सिग्नेचर अभी चलेगा इज़ माई सेल्फ। तो उनको लगता है कि मैं उनके चेक से नाजायज़ तरीके से कुछ पैसे निकाल लूँगी। मैं इसलिए आज ये और बात ज़ोर से कहना चाहती हूँ कि पद्मिनी जी एंड माई सेल्फ आर दी ओनली 2 पीपल जो सिंटा में पैसे लेके आए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और करोड़ों रुपए लेके आए हैं। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताती हूँ। यहाँ पे टोटल अमाउंट 1.70 करोड़ हमने इकट्ठे किए हैं बिटवीन बोथ ऑफ अस। हमारे शिवा जी ने भी कंट्रीब्यूट किया है, हमारे जो मेंबर्स, बट मेजॉरिटी एफर्ट हम लोगों का था। और हमने कभी उसके लिए तालियां नहीं मंगवाई कि हमें वो बहुत हमने ग्रेट किया है। हमने अपने मेंबर्स के लिए किया ये। हम चाह रहे थे, क्योंकि जब हम जाते थे CAWT के पास कि हमारे मेडिकल असिस्टेंट दीजिए, हमारे मेंबर्स को बहुत ज़रूरत है, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी को सर्जरी चाहिए, बोलते हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है। तो हम बोलते थे पर फंड्स नहीं है, तो बोले सॉरी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें टैक्सेस देने, हमें ये करने। तो हमने कहा अच्छा हम लेके आएंगे फ़ंड्स आपके लिए। तो हमने RK शो पहली बार दिसंबर 2024 में किया, आते ही उसी साल द डे वी केम इन मे, हमने दिसंबर 18 को वो शो किया। और उसमें से हम तो 100% पैसा CAWT को देने वाले थे, पर हमने जब उनको बोला कि देखिए पैसा हम आपको पूरा देंगे, पर आप हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, चाहे ऑडिटोरियम का हो, चाहे म्यूजिशियंस का हो, आप वो पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। मैं मेंबर्स के पैसों से लेके नहीं खर्चा कर सकती हूँ। तो पहले बोले हाँ, फिर बाद में चेयरपर्सन बोली कि नहीं हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ पे CSR की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ATG की रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास भेजेंगे। जहाँ लोग विदाउट आस्किंग फॉर CSR सर्टिफिकेट या ATG, वो हम सिंटा के लिए लेंगे। तो हमने एंड में 1 करोड़ प्लस सिंटा को दिलवाया, CAWT को अराउंड 74 लाख दिलवाए एक साल में आने से, विद इन अ ईयर। तो आप सोचिए हम लोग क्या उधर से पैसे निकालने के लिए आए थे क्या? और ये पैसे हमने ऐसे सड़क पे खड़े होके नहीं मांगे, अपने दोस्तों से लिए, अपने सालों की फ्रेंडशिप को इनकैश किया। सालों की जान पहचान वालों के पास वो लोग इतना शर्मिंदा हुए कि पहली बार 40 साल से हम जानते हैं पूनम आपको, आपने कभी कुछ नहीं मांगा है, वी कैन नॉट से नो टू यू। सेम विद पद्मिनी। अच्छा, इनकी तो पूरी फैमिली में श्रद्धा जी से लिए, टूटू जी से लिए, प्रियांक इनके बेटे से लिए, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से लिए। हम लोग जो मिलता था, आपको हमने रिक्वेस्ट किया सोनू निगम से लेने का, सोनू हम सबका अच्छा दोस्त है, तो हमने जो हो सके पैसे इकट्ठे किए। किस लिए किए? ताकि हमारे मेंबर्स को जो बेनिफिट चाहिए है, नीडी मेंबर्स हैं हम लोग जी, हमारे 9000 मेंबर्स हैं, बट नीडी जो है अंदाज़न 2-2.5 हज़ार हैं जिनको काम नहीं है, ओल्ड एज की वजह से दिक्कत में है, बीमारी में है, उनको हेल्प करने के लिए हम ये सब एफर्ट कर रहे थे। तो आप सोचिए कितना दुख होता है कि उनके 1-2 पेड माउथपीस जिन्होंने बोला कि RK शो में गफला हुआ है, और इन्होंने अपने ट्रस्ट में और अपने NGO में पैसे लिए। मतलब अगर लेना ही था तो मैं डायरेक्टली उनसे नहीं लेती, मेरी फैमिली से, उनसे यहाँ से 10 लाख लेके वहाँ से मैं मतलब क्या झोल करूँगी वैसे। मतलब सच अनबिलीवेबल थिंग्स। और RK शो में जितने भी सिंगर्स थे, पैसे तो हम लेकर आए ही, जितने भी सिंगर्स थे, सुरेश वाडकर जी, शैलेंद्र सिंह जी, नितिन मुकेश जी, बेला सुलाखे, कविता कृष्णमूर्ति जी बैंगलोर से आई, सब ने
एक पैसा नहीं लिया और उन्होंने हमारे लिए सिंटा के लिए शो किया। आप सुदेश सोचिए, भोसले ये कोई जी भी। सिंगर्स एसोसिएशन का शो नहीं था, ये एक्टर्स एसोसिएशन का था। हम मेंबर्स के लिए फंड रेजर था, लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। हमने एक बार उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा हम फंड रेजर कर रहे हैं, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, और उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोलकर उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये भी नहीं बोला कि कल बताते हैं परसों बताते हैं, यस ऐसा करके बोला। सी सबकी रिलेशनशिप है। नितिन मुकेश मेरी पहली फिल्म त्रिशूल से लेके गापूची से लेके नूरी का गाना सब गाया है, इतने सालों की रिलेशनशिप है। और तो उन्होंने इज्जत रखी हमारी दोस्ती की, और विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि ये लोग इतना हमारे लिए एहसान कर रहे हैं, इनको कोई गिफ्ट, कुछ तो टोकन देना चाहिए ना। हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वो लोग हमको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो हमने जब बोला तो ये कहा गया कि आप लोगों ने इतनी महंगी महंगी गिफ्ट दी सिंगर्स। महंगी मतलब क्या, 15, 18, 20, 25 हज़ार की साड़ियाँ दी उनको। लेकिन आप सोचिए, मतलब इतनी मेहरबानी की इन लोगों ने। हाँ, और हमसे ये कहा गया, एक्चुअली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक हमारी इसी कमेटी मेंबर है, आप सब समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अरे अमेज़ॉन पे तो ये साड़ी 1-1.5 हज़ार में मिल सकती है। आप सोचिए, जो एक्टर, मतलब एक्टर कह रही हूँ, जो सिंगर एक शो करने के लिए कितना पैसा लेता है, आप उनको 1-1.5 हज़ार की साड़ी देंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसा सोच कर भी। और ये जो एक और इंटरव्यू में उसी इंटरव्यू में या पता नहीं किसी और इंटरव्यू में मैंने देखा कि बार बार मैं हेमा मालिनी जी का शो इसलिए कह रही क्योंकि अनिरुद्ध चावला मेरे पास आए कि मैं ऐसा ऐसा शो करना चाहता हूँ, हेमा मालिनी डायमंड जुबली, तो मैं चाहता हूँ कि आप एज अ सिंगर ऑन बोर्ड आए, क्योंकि मैंने हेमा जी के साथ 2 फिल्में की थी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने कहा बिल्कुल। अब क्या है, हम सिंटा में इतना घुस गए हैं ना, मतलब अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम भी हो गया ये, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी हो तो पूनम जी, मैं आई एम श्योर जितने भी यहाँ बैठे सब सिंटा के बारे में, अब टीना जी के बारे में इतना सुना है कि ये कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में दौड़ के चली जाती है, हेल्प करती है। ये पिछली कमेटी में थी, अब इन्होंने एज पर वोट्स जो जैसे जैसे ऊपर थे मैक्सिमम वोट्स के हिसाब से हमने इनको इंडक्ट किया। About how the new committee, the new law. So let me just finish this हेमा जी thing, one sec। हाँ, तो जब मैंने अनिरुद्ध जी को बोला कि आप सिंटा के लिए क्या कर सकते हैं, आप प्लीज़ सिंटा के लिए कुछ तो मदद कीजिए, और मैंने ये क्लियरली बोला, मदद मतलब क्या, हमको फंड्स चाहिए, क्योंकि सिंटा में हम वेलफेयर करते तो हमें फंड्स चाहिए। बोले ठीक है, मैं हेमा जी से बात करूँगा। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा हेमा जी ने कहा कि हम 5 लाख सिंटा को देंगे। ठीक है, तो पहले सिंटा को उन्होंने मतलब देने का सोचा, उसके बाद फिर हेमा जी ने सोचा कि धर्म जी इतना जो भी करते थे तो उनका FWICE को उनको लगा कि उनको भी देना बनता है। फिर उन्होंने फाइस का भी नाम लिया, और ये बार बार इंटरव्यूज़ में बोला जा रहा है कि फाइस को दिया, उसके बाद सिंटा। अच्छा चलिए, अगर दिया भी मैं कह रही हूँ, वैसे गलत है ये इन्फॉर्मेशन, आप सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप फाइस को सामने रख रही हैं, फाइस के बारे में बोल रही हैं या सिंटा के बारे में बोल रही हैं। तो और ये सारी चीज़ें जो मीडिया में, अब जैसे आज ये हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, फिर से मैं कह रही हूँ बहुत दुख हो रहा है हमें कि हमें ये सब चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं, लेकिन हम मजबूरन ये सब कर रहे हैं। अब ये सारी जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सिंटा हम एक परिवार है, ये आपस में हम बात करते हैं। हमारे इतने ग्रुप्स हैं, हमारी EC ग्रुप्स हैं, हमारे कमिटीज़, अलग अलग जो कमिटीज़ हैं, सारे हमारे मेंबरों के ग्रुप्स हैं, ढेरों ग्रुप्स हैं, उसमें आप आइए, उसमें बात कीजिए। EGM, अच्छा वो कह रही हैं कि कमिटी डिज़ोल्व हुई है, लेबर कमिश्नर ने लेटर लिखा है कि ये EGM नहीं कर सकते। बताइए, प्रूफ दीजिए, साबित कीजिए कि उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते। आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, और जो कागज़ आप दिखा रहे हैं यहाँ वहाँ, जो रेजिग्नेशन के कागज़ आप दिखा रहे हैं, तो आप ये भी दिखाइए ना कि कहाँ ट्रेड रजिस्ट्रार से आपको ये लेटर मिला है कि आप ये EGM नहीं कर सकते और आपकी कमेटी डिज़ोल्व है। उन्होंने कहाँ ये घोषित किया, दिखाइए, साबित कीजिए। आप लोगों को दिखाया है ना, मीडिया में दिखाया, तो हमें दिखाइए, आप सबको दिखाइए, आप मांग कीजिए।
और बार बार फाइस को आगे कर रहे हैं। आई डोंट नो, फेडरेशन जो हमारी फेडरेशन को उपासना जी हमेशा आगे रख रही हैं, बोल रही है फेडरेशन ये करेगी, फेडरेशन करेगी वो, और फेडरेशन चिट्ठियाँ लिख रही है, हमारे स्टाफ को चिट्ठी लिख रही है कि आप अपना लिस्ट बताइए, कॉन्टैक्ट्स बताइए हमारे को। फिर हर जगह चिट्ठियाँ, लेबर कमिश्नर को भी वो लिख रहे हैं चिट्ठियाँ, हम सबको चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। फाइस हम ना लेना ना देना हमारे अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गया है। और दूसरी चीज़, हमने जो EGM की है उसमें हमने बैंक। एक और बात, FWICE का कोई अधिकार नहीं है सिंटा पर। हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें FWIC या किसी भी एसोसिएशन का नाम नहीं है। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो हमारी जनरल बॉडी डिसाइड करेगी। हम चाहे अगर EC में भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो हमें AGM या EGM में पास करना होता है। सो मेन चीज़ उन्होंने जो हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि बहुत गलत बात उन्होंने की, उन्होंने हमारे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए। ऐसी हालत की कि अभी कुछ दिन पहले हमारे किसी मेंबर ने एक वॉइस मैसेज डाला है कि अभी हम चाय पीने जाते हैं ऑफिस में तो बोलते हैं दूध नहीं है वहाँ पे। ऐसी बात, इट्स वेरी सैड कि सिंटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों ने जो पिछले 2-2.5 साल में फाइनेंशियल हेल्प की है सिंटा को, पैसे लेके आए हैं, हम लोग वहाँ चुराने के लिए आएंगे? और दीपक पराशर जी ने कहीं बोला है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट सिंटा मनी, और आज उपासना जी ने कोई नया डाला है कि मैं आपके पैसों को बचाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने ये किया है। किससे बचाना चाह रही हैं आप? जो लोग ला रहे हैं पैसे उनसे बचाना चाह रही हैं? आपने 2.5 साल में कितने पैसे लाई हैं आप बताइए। आई वॉन्ट टू आस्क उपासना सिंह एंड दीपक पराशर, हाँ मे भी 50,000 दीपक पराशर हमारे RK शो के लिए, क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म दिया उनको, और कि आप लोग प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को रिक्वेस्ट करिए वो थोड़ा पैसा लेके आए। आई डोंट नो, उपासना सिंह भी शायद 1 लाख लाई थी, आई एम नॉट सो श्योर। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग यहाँ 1.5 करोड़ रुपए ला रहे हैं, और आप बोल रही हैं सिंटा मेंबर्स को अपील कर रही है कि मैंने आपके पैसे बचाने के लिए ही फ्रीज़ किया है। अभी जो हमारे एक्टर्स को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, पिछली केयर कमेटी में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी? 9-10 लोगों को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। किसी को हॉस्पिटलाइजेशन में, किसी को कैटरैक्ट के लिए, किसी को जो भी जेन्युइन इश्यूज होते हैं। वी डोंट हैव द मनी, वी कांट साइन नाउ बिकॉज दे हैव फ्रोजन आवर अकाउंट्स। और ये चिट्ठी ब्लैंक पेपर पे जाके आप देखिए, आप ये ऑथेंटिसिटी इन लोगों की देखिए, ये ब्लैंक पेपर में जाके बैंक मैनेजर को इस कागज़ पे साइन करके लिख के आए हैं। ये देखिए पेपर, ना लेटर हेड पे नाम है ना कुछ है, और यहाँ पे साइन करके उपासना सिंह डेबिट फ्रीज, हाँ ये कराने के लिए सब्जेक्ट इज़ रिक्वेस्ट फॉर फ्रीजिंग ऑफ सिंटा बैंक अकाउंट्स। हर बैंक में जाके दीपक पराशर जी ने और उपासना सिंह जी ने फाइस के साथ मिलके ये चिट्ठियाँ भेजी हैं कि इनका अकाउंट फ्रीज कर दो। अच्छा, उनसे बार बार ग्रुप्स में पूछा जा रहा था, कहा जा रहा था आप आइए EGM। अच्छा, बाय द वे EGM हमारा बहुत ही स्मूथली चला और सक्सेसफुल रहा। कम से कम नहीं तो 400-450 हमारे मेंबर्स उस दिन आए। उनको भी फ़ोन्स गए थे कि आप क्यों जा रहे हैं, आप मत जाइए, ये इल्लीगल है, ये है वो है, सामने की पार्टी। लेकिन आए जितने भी आसे, इतनी बारिश हो रही थी उस दिन फिर भी, और हमें पूरी मतलब आई वुड से ऑलमोस्ट, अगर नॉट 100%, 99% का हमें सपोर्ट था। शायद 1-2 लोग होंगे उनकी तरफ से, बट ऑलमोस्ट 100% हमें सबका सपोर्ट रहा। और उस दिन हमने सब हमारे जो दिस यू वांट टू से अबाउट द न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स। तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताते हैं कि जब 2024 में इलेक्शंस हुई थी, देयर इज़ अ लिस्ट 1 2 3 4 नंबर जो 15 तक होते हैं, दे आर काउंटेड एज द इलेक्टेड EC मेंबर्स। उनमें से कोई रिज़ाइन करता है तो जो 16वें नंबर पे था वो ऊपर आ जाता है, तो फिर 17वें नंबर में इस तरह प्रोसेस है कि जो नीचे नीचे है वो ऊपर आएंगे। तो जिस दिन
ये रेजिग्नेशन की प्रक्रिया चली तो हम लोगों ने उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की और जो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट था ऑफ द हाईएस्ट वोटर्स उनको हमने इंडक्ट किया कि आपको हम लोग इंडक्ट करना चाह रहे हैं इन द ईसी मीटिंग, अगर आपको एक्सेप्टेबल है। सब मेंबर्स ने एक दो छोड़ के जिन्होंने शायद रिफ्यूज़ किया फॉर पर्सनल रीजंस, हेल्थ रीजंस या जो भी रीजंस होंगी, हमारी 15 की कमेटी फिर से खड़ी हो गई। और हमने यहाँ तक फॉलो किया कि हमारे जो 11 मेंबर्स जो बार बार बोल रहे हैं उनमें से 3 कोऑप्टेड मेंबर्स भी थे जिन्होंने रिज़ाइन किया, जो है प्रीति सप्रू, मनोज जोशी और दीपक चड्डा जी, राइट, उन्होंने भी रिज़ाइन किया। तो कोऑप्टेड मेंबर्स की प्रक्रिया ये है कि ईसी मिलती है और वो डिसाइड करती है कि किसको कोऑप्ट करेंगे। तो हमने वो कोऑप्शन अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। जब हमारी 15 की ईसी तैयार हो गई फिर हमने सबकी रजामंदी के साथ बाकी मेंबर्स को कोऑप्ट भी किया। सो ये सब ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, आप मैं सिर्फ दो बातें बोलना चाह रहा हूँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी ठाकुर, ये कुछ बताना चाह रहे हैं। अरे नमस्कार, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सीनियर नहीं। सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट। मैं इन दोनों के आने के बाद मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था और मैं इन लोगों की टीम का हिस्सा नहीं था। प्रीति जी और मनोज जोशी जी ने जो टीम बनाया था उनके हिस्सा यही थे और मैंने इनके खिलाफ कैंपेनिंग किया था। और शुरुआत के 3-4 महीने मैं इनके बहुत एंटी था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो बड़े स्टार्स होते हैं वो आर्टिस्टों का जो तकलीफ़ है उससे वे जानकार नहीं होते, तो शायद वो ज़्यादा सिंपैथी नहीं रखेंगे। पर ये दोनों आई और इन्होंने मुझे झूठा साबित किया। अच्छा, मैं 2 बातें जो बताना चाह रहा था ये है कि सिंटा में प्रोसेस है, इनके आने के बाद वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ। क्या है कि पहले एजेंडा तय होता है, एजेंडा 1 हफ्ते से मैक्सिमम 3 दिन का डिफरेंस चाहिए इसी मीटिंग से पहले, मतलब 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले डाला जाता है और वो एजेंडा जो है वो जनरल सेक्रेटरी तय करती है। प्लीज़ नोट, जनरल सेक्रेटरी एक्स जो थी, और वो प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन में करती है। तो आपको मतलब जितने 21 के 21 लोग हैं सबको ये एजेंडा भेजा जाता है, या तो 7 दिन पहले या तो सबसे ज़्यादा होगा तो 3 दिन तक। अच्छा, उसके बाद फिर एजेंडा तय हो जाने के बाद उसे मीटिंग में लिया जाता है। मीटिंग में लेने के बाद डिस्कशन होता है। डिस्कशन हीटेड भी होता है क्योंकि सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं, सबके अपने अपने वोट बैंक्स होते हैं। और उसके बाद फिर वोटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया या जनरल सेक्रेटरी ने बोल दिया, तो वोटिंग में जो मेजॉरिटी डिसाइड करती है। जनरली आज तक जितना भी काम किया इनकी सरपरस्ती में, ज़्यादातर 85% काम इन दोनों ने किया है, बाकी 15% काम में उनका योगदान भी हो सकता है। पर एनीवेज, उनका काम हो या इनका काम हो, हम सब लोगों ने उस पर वोटिंग लिया और वोटिंग के बाद वो मेजॉरिटी से पास हुआ, तब जाके उस पर हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया। तो एक तो ये प्रोसेस आप लोग ध्यान रखिए, जो झूठी अफवाहें कि मैं बोलने नहीं जा रहा, मन मर्जी चलाई जा रही है। अच्छा, अब दूसरा, डेमोक्रेसी में आप सब लोग पत्रकार भाई लोग हो तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग भी डेमोक्रेसी के बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ हो, तो चौथा स्तंभ है आप। तो क्या है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी, देखो 21 लोगों में 12 लोगों की मेजॉरिटी ब्रूट मेजॉरिटी है। आप उस मेजॉरिटी से नहीं लड़ सकते। मुझे आप बताइए कि 12 लोग, और उनका आप चेहरा मोहरा देख लो, जितने भी हैं सारे नामचीन हैं, ताकतवर हैं और सब थोड़े दबंग किस्म के हैं ना। और अब इनको देख लो, अब ये दोनों महिलाएं सिर्फ हमारी सुपरस्टार रही हैं, बाकी अब मुझे देख लो और मेरे भाई लोगों को देख लो ना। तो हम लोग अब कितना, आप बताओ कि एक मीटिंग में जहाँ उनकी मेजॉरिटी है, जहाँ वो ताकतवर दिखते भी हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी ताकतवर हैं और काम के वाइज भी ताकतवर हैं, क्या वो हमारे से दब जाते? जो ये डिक्टेटरशिप का इल्ज़ाम ये लोग लगाते हैं, मैं इतना हंसता हूँ कभी कभी इनकी सोच पर कि बताओ कि डिक्टेटर है और सिर्फ 2 लोग, तो चलो हम लोग 6-7 लोग भी नहीं, वो लोग 12 वन साइड और सिर्फ ये 2 अपना चला रही थी। ये कैसे मानने वाली बात है? आप सब लोग तो पत्रकार हैं, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का ही खेल होता है सारा। तो क्या है कि इन्होंने क्या किया, खुद देखो, ये एजीएम से पहले जो 2026 में मई में जो एजीएम हो रहा था, उससे पहले ये सुबुगाट शुरू कर दी इन्होंने कि अरे अभी अगर एजीएम में पास हो गया तो, क्योंकि एजीएम में क्या होता है कि रेजोल्यूशन आते हैं मेंबर्स की तरफ से, हम लोग नहीं करते। प्लीज़ ये आप लोग सोच लीजिए, सारा प्रोसीजर समझिए आप।
कि तानाशाही और बोलना कितना, मतलब आप लांछन लगाती है तो आपको पता ही नहीं है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आपने 2.5 साल सीखा क्या? मतलब आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, आप अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही हैं। अच्छा, रेजोल्यूशन में लोग जो मेंबर हैं पहले वो 1 महीना पहले आपको 15 दिन पहले तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपको रेजोल्यूशन देना पड़ता है। उसके बाद ईसी मीटिंग बैठती है, जो 20-25 रेजोल्यूशंस आते हैं उसमें हम लोग तय करते हैं, ये भी वोटिंग के साथ, कि कौन सा रेजोल्यूशन रखा जाएगा वहाँ पर। और उसके बाद उस पर फिर एजीएम जो है, जो भी 600-700 लोग आते हैं वो वोटिंग करते हैं। वोटिंग से या तो रेजोल्यूशन फेल होता है या रेजोल्यूशन पास होता है। तो जो रेजोल्यूशन पास हो गए थे उससे लोग घबरा गए, क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंटा और कॉट। सिंटा क्या है, रिसीविंग पार्टी है, हम लोग दान लेते हैं मतलब नॉट पर्सनली अस, ओनली वो लोग जो नीडी हैं, जो 6 लाख रुपए साल से ज़्यादा नहीं कमाते, उन्हीं को हम नीडी मानते हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, जो परेशान है, जो तबीयत ख़राब है वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो नीडी आर्टिस्ट को ही पैसा दिया जाता है। और कॉट क्या है, वो गिवर है, देने वाली पार्टी है। अब कॉट का ही बंदा CAWT, कॉट नहीं बोली, CAWT, तो अभी कॉट का ही बंदा अगर ईसी का भी मेंबर रहेगा तो आप बताइए, वो तो इन्फ्लुएंस करेगा ही, वो बोलेगा यार ज़्यादा पैसा चला जा रहा है CAWT का, तो हम लोग करते हैं कि यहीं पे पहले इसको गिराने की कोशिश करते हैं। दूसरा, एक तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आज एक एग्जांपल देता हूँ। भारत का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर 1-2 टर्म होने के बाद क्या वो वापस आके बोलेगा कि मुझे राज्यसभा में नॉमिनेशन या MLC का मुझे पोस्ट दे दो? हमारे मनोज जोशी सर 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिंटा के, 2 बार। और वो क्योंकि ये उनके द्वारा लाए गए थे और अप्रूव्ड मेजॉरिटी में 2 ये भी थे, मतलब वो लोग 14 लोग थे और हम लोग सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट थे। तो इन लोगों के वोट से वो अपने आप को उन्होंने कोऑप्ट करवा लिया, आप बताओ। और चेयरमैन जो CAWT की चेयरमैन है, अब वो चेयरमैन बताओ, आप क्या कहते हैं, इतने बड़े पद पे है और आप अपने आप को कोऑप्ट करा रहे हो। आप सिंटा को रूल करना चाहते हो? आपको भगवान ने इतना अच्छा पोजीशन दिया था, दान करते, रोज़ घर में जाते, बोले यार आज 5 लोगों की मैंने मदद कर दी सिंटा मेंबरों की, खुश होते। पर नहीं, उन्हें सिंटा चलाने का जो एक जुनून है, अब क्या बोलें। तो डेमोक्रेसी में समझ लो ब्रूट मेजॉरिटी, ये 2 जो महिलाओं पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तानाशाह है वगैरह वगैरह, ये फॉल्स एलिगेशन है, झूठा है बिल्कुल। और मेजॉरिटी उनके पास है, वो लोग वोटिंग करके कोई भी चीज़ पास कर सकते हैं या गिरा सकते हैं। तो वो आते ही नहीं थे। अगर कोई समय नहीं दे रहा है सिंटा मेंबरों के लिए, उसके बाद शिकायत कर रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये 6-6, 8-8 घंटा मीटिंग, वही मैंने सुना कि एक वीडियो में बता रहे थे 6-6, 7-7 घंटे मीटिंग होती थी और क्या कहते हैं वहाँ बहस होती थी। आप या तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, सच हो सकता है, या 6-7 घंटे आप एक अकेले, ये दोनों तो बोल नहीं सकती ना 6-7 घंटे, यही बोलती जा रही है 6-7 घंटे। सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि जब अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो आप कार्य कैसे करेंगे, उसके लिए अब क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? हमारा लीगल, see that is the whole thing, it's an illegal thing, the bank has to take cognizance. See, Deepak Parashar has a right to say I am no more the treasurer, so my signing authority is gone, just to inform you, right? Upasana Singh can say I am no more the general secretary, so my signing authority is gone. Till the new people come in place, we will not be signing any checks. उधर तक ठीक है बात, exactly. और वो एक प्लेन कागज के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से लिखे हैं, ऐसे कोई ऑफिशियल चिट्ठी बताए मुझे बताइए, कोई बैंक की भी गलती है, बट आर लीगल पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है, हर जगह पे गाइड किया है कि कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। बार बार वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के हमें गाइड करते हैं कि ये हमारे लॉज हैं, हमारे बाई लॉज हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग, हमारी बाइबल है वो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। हम फंड्स लेकर आए और हम खाने वाले पैसे, मतलब आप सोचिए। सुनिए एक और बात, हमारी खर्च कर दिए मीडिया पे और नाश्ते पर। हाँ, फिर से बोलिए। उपासना जी ने आप पे आरोप लगाया कि हेमा मालिनी जी से आपने 5 लाख का फंड लाया,
50-60 हज़ार रुपये आपने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाश्ता किया, उसको वेस्ट कर दिया। जब इतने बड़े सुपरस्टार पर इस तरह के तुच्छ इल्जाम लगते हैं तो सुनिए, दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन द पर्सन। आप खुद मतलब आपकी खुद की क्या सोच है, अच्छा, आप समझ सकते हैं। नाश्ता हम लोगों ने नहीं प्रोवाइड किया। हाँ, नाश्ता हमने प्रोवाइड नहीं किया, और ये पास हुआ था वो भी Yes, उसमें yes, थी yes. ये मेजॉरिटी। मैंने कहा हम कोई भी सिंगल चीज़ हम सिंगल हैंडली यूनिलैटरली हम डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, ये मेजॉरिटी में पास होता आप है। बोलेंगे उससे अच्छा मैं आपका पक्ष रखूं तो ज़्यादा बेहतर है। क्या हो गया कि जब इनको ऑफर आया कि भाई सिंटा को हम 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं, हेमा मालिनी जी बोली और अनिरुद्ध भाई बोले 5 लाख देने को तैयार है, तो फिर इन्होंने वो प्रपोजल इसी मीटिंग में रखा। ठीक है, इसी मीटिंग में एजेंडा में भी रखा, फिर इसी मीटिंग में इसका डिस्कशन हुआ। अच्छा, डिस्कशन हुआ तब इन्होंने बोला कि उन्होंने एक शर्त रखी है। उन्होंने बोला है कि फेडरेशन का सिंटा का एक बहुत बड़ा ऑफिस है और आप लोग सुपरस्टार्स हैं, तो आप लोगों के बाकी और मेंबर्स भी अगर आएंगे तो जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे उसमें हमारा थोड़ा सा एक अच्छा मार्केटिंग हो जाएगा। तो ऐसा करो कि आप क्या कहते हैं, एक 50,000 के तकरीबन खर्चा आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप करिए। तो हमने अपना पता किया तो एक 60,000 का खर्चा आया। तो 50 से 60,000 हमने उस इसी मीटिंग में पास कराया, जिसमें एक्स जनरल सेक्रेटरी मौजूद थी, ट्रेजरर मौजूद थे, और पास हुआ। और तालियां बजी इनके लिए, पद्मिनी जी के लिए, कि 5 लाख तो आ रहा है, अंदर तो आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इन्होंने कहा कि देखो क्या है कि हेमा मालिनी जी हमें 5 लाख रुपए दे रही हैं, भले उसमें 40-50 हज़ार 60,000 रुपये इसमें खर्चा हो जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा करते हैं कि उनको एक अच्छा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन अपनी तरफ से, क्योंकि हमारी मेंबर रही हैं, हमारी सिंटा पॉट में वो एज अ ट्रस्टी रही हैं ना, तो हमने बोला कि उनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन में कुछ देना चाहिए। अच्छा, अब उनको कुछ देंगे तो 5-10 हज़ार रुपये की तो चीज़ नहीं देंगे, तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं, लाख रुपए का राउंड फिगर बना लेते हैं, 60,000 के आसपास वो खर्चा आएगा। और अनिरुद्ध बोला कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आएंगे उनका खाना पीना का सब बंदोबस्त मैं करूँगा, आप खाली प्रेस का खर्चा करिएगा और अपना ऑफिस दीजिएगा, क्योंकि हमारा एक ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस है। तो फिर इन्होंने बोला तो ऐसा करते हैं कि राउंड फिगर करते हैं, 40,000 रुपये जो है कुछ एक ऐसा गिफ्ट देंगे जो थोड़ा सा वो नहीं तो रखे। अगर हेमा मालिनी जी के पास अभी इतने 60 साल में तमाम गिफ्ट्स होंगे, अगर हम ऐसा कुछ गिफ्ट दें जो वो उनके ड्राइंग रूम का भी शोभा ना बढ़ाए, तो क्या मतलब है ऐसे गिफ्ट देने का। एनीवेज, आपको बताएं, ये फोटो हमने पेंटिंग बना के गिफ्ट की है। ये वाला ये पेंटिंग हमने कहा हेमा जी चेरिश करेंगी, उनके लिए एक अच्छी मेमोरी होगी, और हमने ये बनवा के उनको गिफ्ट दी। और ये कुछ 40-50 हज़ार की नहीं थी, कीमत नहीं बताना चाहती मैं, क्योंकि हेमा जी को हमने बहुत दिल से, प्यार से, इज्जत से दिया है। और मैं बैठ के 2-3 घंटे फोटोग्राफर की दुकान में बैठ के हमने ये बनाया। तो ये गिफ्ट दी हमने। देखिए ऑप्शंस बनाए, ये फ़ोटो बनाए, ये फ़ोटो बनाए, ये इतनी मेहनत करके हमने ये सोचा कि हेमा जी को एक ऐसी चीज़, एंड शी रियली लाइक द पिक्चर। धर्म जी की और उनकी अच्छी ब्यूटीफुल फ़ोटो थी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हमारी एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं वो थोड़ी कंफ्यूज हैं। कभी तो वो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी जाके दिखाती हैं, जगह जगह अम्बोली पुलिस स्टेशन में गई एज जनरल सेक्रेटरी। अगर उनके हिसाब से कमेटी डिसॉल्व हुई है तो वो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी कैसे बोल सकती हैं? और फिर कहीं और जाती हैं, एक्स जनरल सेक्रेटरी बोलती हैं, मीडिया में एक्स जनरल सेक्रेटरी बोलती हैं। तो क्या है चक्कर? क्या ये आप उनसे पूछिए ना। हमें ये मजबूरन करना पड़ा। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी लड़ाई देखना, एक कलाकार बिल्कुल हमें शर्मिंदगी लगी। हमें लगा कि हम लोग का करियर 45 to 50 ईयर्स ओल्ड है, पद्मिनी का और मेरा। आज तक हम लोगों के ऊपर कभी इस तरह के लांछन, इस तरह की गलत बातें आज तक नहीं। हमने इज्जत, डिग्निटी, 15 साल की उम्र से हम लोग इंडस्ट्री में काम और देखिए जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं वो समझदार हैं। तो हमें सिर्फ हमारे मेंबरों को सेफगार्ड करना है, उनकी मदद करनी है, बस यही है। और क्योंकि उन्होंने जो बोला है मीडिया में, हमें क्या है कि आप लोग क्योंकि मीडिया में हो और आपने देखा कि 8, 9, 10 तारीख से उन्होंने एक ब्लिट्जक्रीग मतलब बिल्कुल तूफान मचा रखा है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों तक पहुँचे। हमारे मेंबर्स ने बोला कि नहीं है, गंध मचा रखा है। गंध मतलब there's no dignity in anything they're
saying because they're very senior actors at stake over here. एंड व्हाट इज हैपेंड इज दे हैव एक्चुअली उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि हमें इंटरव्यू में नहीं आने दिया, हमें मीडिया से दूर रखा। तो अभी उन्होंने ये एक मतलब खुद के लिए ये एक शुरू किया है, मतलब मार्केटिंग पब्लिसिटी लेने के जो भी कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट प्रोपेगेंडा एंड यू नो हाउ बिकॉज व्हाटएवर दे मे हैव फेल्ट। अगर वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन के अगेंस्ट बोल रहे होते तो शायद मीडिया कवर भी नहीं करता, क्योंकि पूनम ढिल्लन पद्मिनी कोल्हापुरी के अगेंस्ट बार बार बोल रहे हैं, तो लोग एटलीस्ट सुन तो रहे हैं कि अच्छा क्या बोला, क्या हुआ ऐसा, और क्या बात बोल रहे हैं। एक ही इल्ज़ाम है बार बार कि वो चिल्लाते थे, झगड़े होते थे, ये क्या इल्ज़ाम हुआ? अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन चिल्लाता था और अच्छा, आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में झगड़े होते हैं जब मीटिंग होती है? ऐसा हर परिवार में सोसाइटी में होता है। तो वही कहने का मतलब है, अगर